Good morning, one and all. Let us begin with the Hindu analysis of Thursday, November 5th, 2020. Page 1 के ऊपर American politics, a little bit about Arnab Goswami. And let's come here. It is in public interest to set up courts to try lawmakers. Supreme Court seeks response from Madras High Court. हम लोगों ने कल बात की थी स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनते हैं? स्पेशल कोर्ट्स एक स्टैट्यूटरी एक्ट की वजह से बनते हैं, एक लेजिस्लेचर के लॉ की वजह से बनते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस, ताकि वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस फटाफट से रिजॉल्व हो सके और हम आगे बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस एक्ट के अंदर लिखा है कि स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना होगी जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आएगा। ये इसीलिए होगा ताकि हमें स्पीडी रिड्रेसल मिले। अब अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गए तो वो पैसे की बात कर रहा है, और पैसे की बात का मामला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो सके उतना बेटर है, तो इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनना ये तो ठीक है, स्पेसिफिक ऑफेंडर के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनना ये किसी एक्ट में नहीं लिखा। तो अब Justice N.V. Raman, leader of 3-judge bench of the Supreme Court on Wednesday, said the court has only public interest and faith in the judiciary while pushing for the setting up of special courts to expeditiously try sitting and former MPs and MLAs accused of various crimes. So ये कहा गया है by the Supreme Court of India कि हम public interest में इन कोर्ट्स की स्थापना की बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो MP और जो MLA है उनके लिए बोला गया है कि ये जो अभी सिटिंग है और जो पुराने MP और MLA हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी चार्जेस लगे हुए हैं तो उनके चार्जेस फटाफट से हम स्पीडीली रिजॉल्व करें। This is very much in line with the Supreme Court's observation to remove criminalization of politics. We've spoken about it. Let's just keep it short. कि क्रिमिनलाइजेशन हो रही है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स मतलब ये सारे के सारे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये एक डेमोक्रेसी है, और एक डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी फॉर वोटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें पता होना चाहिए दैट द कैंडिडेट बिफोर अस, क्या उसने कोई स्पेसिफिक कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया है, इज ही अ क्रिमिनल और इज ही नॉट अ क्रिमिनल। सो इसके आगे हम लोग चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ और अपने बच्चों को डिजर्ट कर दे, मतलब उसको छोड़ के चले जाए, तो ऐसी वाइफ और ऐसे बच्चों को एलिमनी या फिर मेंटेनेंस मिलेगी उस हस्बैंड से द डे दे अप्लाई फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक हस्बैंड है जो छोड़ के चला गया है, ये डिजर्ट करके चला गया है अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को। इनको मेंटेनेंस हमेशा से ही देनी थी, मतलब पैसा देना ही देना था। अभी क्या बदलाव आया है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, बोला जिस तारीख से ये वाइफ और चिल्ड्रन अप्लाई करेंगे फॉर मेंटेनेंस, कि हमें मेंटेनेंस चाहिए इस हस्बैंड से जिसने हमें डिजर्ट कर दिया है या इस फादर से जिसने हमें डिजर्ट कर दिया है, इस दिन से ही ये वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेनेंस मिलने लग जाएगी, मेंटेनेंस मिलनी शुरू होनी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि ये देखा गया है कि वाइफ और चिल्ड्रन पहले अप्लाई करते थे मेंटेनेंस के लिए, फिर बहुत लंबा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती थी, फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जब खत्म होती थी और ये देखा जाता था कि एक्चुअली वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं, जो वाइफ और चाइल्ड है, वो एलिजिबल हैं कि उनको ये हस्बैंड या फिर फादर मेंटेनेंस दे, इस दिन से, जिस दिन कोर्ट का रिजल्ट आता है, जजमेंट आती है, इस दिन से उनको मेंटेनेंस मिलना शुरू होता था। अब उनको इसी दिन से मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत ही ज्यादा टाइम दे देती है, और फिर बाद में जाके जब रिजल्ट आता है तो काफी टाइम लग जाता है, और एक्चुअली इन लोगों की सस्टेनेंस इज क्वेश्चनेबल। सस्टेनेंस मतलब बेसिक एसेंशियल्स, मतलब बेसिक रोटी कपड़ा मकान, बेसिक एसेंशियल्स लाइक एजुकेशन वगैरह, ये सारी की सारी नहीं हो पाती। तो ये पूरे के पूरे टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है। लेट्स रीड इट। डिजर्टेड वाइव्स एंड चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू एलिमनी और मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स फ्रॉम द डे दे अप्लाई फॉर इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। राइट? अभी
इसका रैशनल क्या है, इसका मतलब क्या है, कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कहते प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस इज टू प्रोटेक्ट अ डिजर्टेड वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट वो होंगे जो माइनर्स होंगे 18 साल से छोटे, और वो मेजर्स जो 18 साल से बड़े तो हैं लेकिन फिजिकली या मेंटली डिसेबल है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी मतलब पॉवर्टी से उनको हटाना है। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये मेंटेनेंस पे करने का ये है कि इन दोनों की भी लाइफ विदाउट द हस्बैंड और द फादर ठीक तरह से चले। लग्जरी की बात नहीं कर रहे, नेसेसिटी की बात कर रहे हैं कि ये लोग डिप्राइव नहीं होने चाहिए ऑफ सस्टेनेंस ओइंग टू द टाइम टेकन फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब ये पूरा का पूरे टाइम में इतनी कोर्ट की जब प्रोसीडिंग्स होती है, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि फाइनली रिजल्ट आना, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो अगर इस टाइम पे ये हस्बैंड ये मेंटेनेंस पे ना करे तो उसको सिविल डिटेंशन हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं ताकि वो सेल ना कर पाए उसको, राइट। अब प्ली ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड बोले कि मेरे पास कोई इप्सो फैक्टो मतलब ऑन द फेस, मतलब आज की डेट पे मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो हस्बैंड कहता है कि मेरे और कोई जॉब का प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, तो वो कहता है कि आई कैन नॉट पे दिस मेंटेनेंस। ये वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी मॉरल ड्यूटी है टू मेंटेन हिज वाइफ। एंड अगर वो एबल बॉडीड है मतलब फिजिकली केपेबल है और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ ना कुछ तो हैं जिससे वो कोई ना कोई काम कर सकता है, तो उसको ये मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, लग्जूरियस नीड्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एंड ये जो मेंटेनेंस वाइफ और चाइल्ड को मिलेगा उसमें इन्फ्लेशन रेट भी देखा जाएगा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखा जाएगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लेट्स से मीरठ आर डिफरेंट, करेक्ट। सो एंड ये किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि ये मेंटेनेंस कितनी मिलनी चाहिए? इट शुड फिट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शी वाज गिवन इन हर मैट्रिमोनियल होम। जब ये इकट्ठे रहते थे, ये मैट्रिमोनियल होम में जब रहते थे, जैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वैसे ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहना चाहिए। फिर ये पंजाब सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में नॉन कोऑपरेशन चल रही है, इसके बारे में और भी एक न्यूज आएगी, हम बाद में करेंगे। सो बायो डीकम्पोजर टेक्निक इज अ सक्सेस, दिस इज ग्रेट। स्टबल बर्निंग के बारे में हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं कि स्टबल बर्निंग हो रही है तो पोल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन स्टबल बर्निंग इस वजह से भी हो रही है क्योंकि फार्मर्स के पास और कोई चीपर ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जो हमने बात की थी कि एक बायो डीकम्पोजर टेक्निक बन रही है जो कन्वर्ट करेगी स्टबल इनटू मैन्योर, इट हैज शोन सक्सेस, राइट। इट हैज शोन सक्सेस। तो इस चीज से क्या होगा, आपका जो स्टबल है उसके ऊपर ये जब आप बायो डीकम्पोजर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका लैंड भी फर्टाइल रहेगा और आपकी फील्ड्स हार्वेस्ट करने के बाद बहुत ही फटाफट से सोइंग के लिए दोबारा से तैयार हो जाएगी इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये वाली चीज इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव, right? It provides a cheap, effective alternative for stubble burning to other states rather than any other machine. So this is a good news. बाकी बहुत ही ज़्यादा violence all across the country. No action for keeping exotic animals after voluntary disclosure. तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है. Let's read about it. So the Delhi High Court says that once a person voluntarily discloses keeping exotic birds or animals under the center's voluntary disclosure scheme, he can't be investigated for their ownership, trade, or breeding, right? The court said that once the voluntary disclosure is made under the scheme within the stipulated time period of 6 months, no inquiry or action can be initiated against the person for possession, breeding, or transportation of the exotic species within India by the officers of any government agency or department. Action of a subsequent inquiry by the government after the voluntary disclosure would defeat the very purpose ऑफ द स्कीम। तो ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम ये कहती है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा ये स्कीम शुरू हुई है और इन्होंने कहा है कि आपको 6 महीने का हम टेन्योर पीरियड दे रहे हैं। इस 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपके पास कोई भी एग्जॉटिक बर्ड या फिर एनिमल है, अगर आप इसको रख रहे हैं तो आप काइंडली इसके बारे में हमें बताइए।
अगर आप इसके बारे में हमें बताएंगे तो हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे एज टू द ओनरशिप, द ट्रेड या फिर ब्रीडिंग ऑफ दिस एग्जॉटिक बर्ड और एनिमल। और अगर आपके वॉलंटरी डिस्क्लोजर के बाद भी कोई एक्शन लिया गया तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये स्कीम का मतलब यही है कि आओ और अपने अपने जो भी एग्जॉटिक बर्ड्स और एनिमल्स आपने अपने पास रखे हैं उसके बारे में हमें टाइम के अंदर अंदर रहते रहते बता दो, और वी विल नॉट टेक एन एक्शन अगेंस्ट यू। नाउ लेट्स गो अहेड। अगेन lots and lots of politics. Facing officers shortage in JNK and Ladakh. So JNK and Ladakh में बहुत सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो ऑलरेडी IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन दी अर्स्टवाइल होता है पुराना अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK shall continue to function on their existing cadres. तो पुराने वाले will continue and more and more will be deployed in JNK and Ladakh, क्योंकि नई यूनियन टेरिटरी है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट माइंड्स आर नीडेड। फिर हमने बात की थी विद गुड्स ट्रेन ऑफ ट्रैक पंजाब्स लाइफलाइन कट ऑफ, ये जो अभी वी बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम, और अभी न्यूज़पेपर में देखा था पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हमें पता है कि थोड़ी बहुत ही नॉन कोऑपरेशन हो रही है, जिस वजह से ये जो गुड्स की ट्रेन्स हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। यहाँ पे सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं। Amid the continued suspension of goods train by the railways to Punjab, key sectors from agro processing, engineering, hosiery, pharmaceuticals, textile, power to make auto components have taken a blow as supply of raw material has reduced and delivery of products has come to a halt. जब कल हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी सप्लाई साइड में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, तो इससे भी इन्फ्लेशन हो सकता है, राइट? सो हैव टेकन अ हॉल्ट। The condition of micro, small and medium enterprises has gone from bad to worse due to the suspension of the railways. So condition of MSME sector has become really bad, right? Over 90% of MSME in the state of Punjab are involved in manufacture of cycle, but due to shortage of raw materials, the production has gone down by at least 50%. So this is इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है इसमें, कोऑपरेशन वाला इम्पैक्ट भी हो रहा है। द बासमती राइस एक्सपोर्ट्स हैव कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। ओवर 2000 राइस कंटेनर्स आर लाइंग अनक्लियर्ड एट इनलैंड कंटेनर डिपो इन लुधियाना। सो आप ये देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो हिट करता है सेक्टर, दैट इज इकोनॉमी, ऑल्सो पॉलिटी, बिकॉज नॉन कोऑपरेशन between the center and the state, जिसकी वजह से अगर कह रहे हैं कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम होती है सप्लाई चेन में, तो साथ ही साथ इससे इन्फ्लेशन भी हो सकती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और डिमांड साइड में वैसी ही प्रॉब्लम है, ये आपको पता है। MSME सेक्टर जो कि आपके देश के ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्रीज आर अंडर द MSME सेक्टर, उसमें जो पंजाब की बात कर रहे हैं उसके जो 90% हैं वो साइकिल का काम करते हैं, और यहाँ पे भी अगर साइकिलें नहीं बन रही क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो सकता है, राइट? बासमती एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं होते तो आपकी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा पाती। अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा पा रही तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम हो सकेगी, हो जाएगी, राइट? इस चीज को ठीक करने के लिए ऑल वी नीड इज कोऑपरेशन। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। JNK की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पोल्स फ्रॉम नवंबर 28, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सबसे पहली बार बन रहा है टू सेट अप द थर्ड टियर अंडर द पंचायती राज सिस्टम इन JNK, व्हिच इज ग्रेट, इट्स अ गुड मूव। फिक्सिंग द रूल्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, एडिटोरियल है, लेट्स रीड अबाउट इट। ये एडिटोरियल आपको
थोड़ा सा मैं इसका समरी दे देती हूँ. दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट आपके वर्कर्स और आपकी मशीन्स, ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल. सो वन थॉट सेज कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है तो हम जो वर्कर्स हैं जो इनएफिशिएंट हैं उनको हटा दें, और जो मशीन्स हैं जो ऑब्वियसली एफिशिएंट है क्योंकि वो मशीन है उसको ज़्यादा बढ़ा दें. दूसरा कहता है कि जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो ये इनएफिशिएंट जो वर्कर्स हैं इनको और ट्रेन करो, इनको और एफिशिएंट बनाओ, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो कहते हैं ये डेप्रिशिएट करती ही हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, करेक्ट. लेकिन ये जो वर्कर्स हैं ये अप्रिशिएट करते हैं, इनकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है. ये जैसे जैसे और काम करते हैं वो वैसे वैसे और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं आपके सिस्टम के लिए. फिर वो और भी मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. एक मशीन जिस एक्टिविटी के लिए बनी है वो सिर्फ और सिर्फ वो ही कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती अनलेस आप वो मशीन में बदलाव लेकर आए तो. सो this is what we are trying to read about. It's very interesting. Let's read it. The fundamentals of the game have to change as they currently favor wealthy investors and not workers and tiny enterprises. Wealthy investors क्यों? क्योंकि जो मशीन है वो कौन लेकर आएगा, उसके ऊपर कौन खर्चा करेगा? Wealthy investors. Okay, let's read it. India has an income crisis. Income of people in the lower half of the pyramid are too low. The solution economists propose. Okay, so हमारे पिरामिड में जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उनके पास इनकम काफी कम है. अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं फ्री अप द मार्केट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अप्लाई टेक्नोलॉजी. ओके, फ्री अप द मार्केट मतलब इसमें से रिस्ट्रिक्शंस हटा दो. ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस, कैसे रिस्ट्रिक्शंस की इसका दाम सिर्फ इतना ही होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इतनी ही होनी चाहिए, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को एंड कर दो. फिर कहते हैं कि आप इम्प्रूव करो प्रोडक्टिविटी को और टेक्नोलॉजी को लेकर आओ अपने सोसाइटी में. ये कैपिटलिस्टिक थिंकिंग है. क्या इससे प्रोडक्टिविटी होगी? बिल्कुल होगी, करेक्ट. लेकिन these fundamentals must be re-examined when applied to human work. या फिर हम मशीन लाइक थिंकिंग रख सकते हैं, या फिर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी लेकर आ सकते हैं, या फिर ह्यूमनिस्टिक प्लस मशीन लाइक थोड़ा सा अमेलगमेशन कर सकते हैं. Economists say markets should be freed up for agricultural products so that farmers can get high prices, and freed up labor to attract investments. Without adequate incomes, people cannot be good market for businesses. Without adequate income, लोग अच्छी मार्केट नहीं बना पाएंगे बिजनेसेस के लिए. In fact, it is the inadequate growth of incomes that has caused a slump in investments. Please try and understand क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक इंसान है जो पुअर है, एक इंसान है जो मीडियम इनकम वाला है, एक इंसान है जो सुपर रिच है. मोस्टली क्या होता है, ए और बी सी के लिए काम करते हैं, करेक्ट. फिर ये ह्यूमंस जब इनएफिशिएंट हो जाते हैं तो हम सुपर रिच किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी और मशीन्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. ये टेक्नोलॉजी और मशीन्स के ऊपर इन्वेस्ट कौन करते हैं? वेल्दी इन्वेस्टर्स, जो कि यही है सी पॉइंट. पर कहते हैं इन दोनों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, तभी तो स्लम्प है इन्वेस्टमेंट में. माने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. ये जब एक बिजनेस शुरू करेगा इधर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इधर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जितनी सुपर रिच को इन्वेस्टमेंट मिलेगी. और जब सुपर रिच को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो और ज्यादा रिच हो जाएगा, और उसके कंपैरेटिवली ये दोनों और पुअर हो जाएंगे. Okay, ironically, the purpose of freeing up markets for labor is to reduce the burden of wage costs on investors just when wages and size of markets must be increased. Human rights must prevail over economic considerations. आपके preamble में भी social, economic, political justice. What is the emphasis of social first and then economy? क्योंकि हम यहाँ पे human rights की बात कर रहे हैं, people to people interaction.
Good markets enable smooth transaction between buyers and commodities. However, humans are not commodities. तो कहते हैं एक अच्छी market enable करती है कि buyer और seller के पास commodity हो, लेकिन human beings commodities नहीं है. Like agricultural produce and minerals, human must not be put up for sale to the highest bidders, which was practiced in slave markets. Human right activists fought a long, hard battle to abolish the abhorrent idea that humans can be considered as commodities in market. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये inefficient है, ये inefficient है, इससे अच्छा एक मशीन ले आओ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स की ओर नहीं देख रही, मैं अपनी सिर्फ प्रोडक्टिविटी की ओर देख रही हूँ. Improvement of productivity is key to economic progress. That is also true. Productivity is the ratio of an input. Productivity is a ratio of an input in the denominator and an output in the numerator. ये आपकी productivity. The larger the output that is produced with a unit of input, एक input से अगर ज़्यादा output आ रहा है तो high आपकी productivity होगी. Correct? अगर आपका इनपुट 1 है और आपका आउटपुट एक साल में 2 हुआ तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी है. अगर आपने एक ही उस इनपुट से प्रोडक्टिविटी 4 कर दी तो आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना इंक्रीज हो गई. Economists generally use labor productivity as a universal measure of productivity of an economy. The number of system, this is labor productivity. The number of people in the system is the denominator and the gross domestic product is the numerator. Companies also measure the same productivity by dividing the total number of output of the enterprise by the number of workers employed. इसका मतलब क्या है कि इतने सारे लोगों ने कितनी जीडीपी कमाई. अगर 100 लोगों ने एक टाइम पे 1 लाख की जीडीपी बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, तो इतनी है आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी. उसी 100 लोगों ने अगर 4 लाख की प्रोडक्टिविटी बनाई नेक्स्ट ईयर, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बैठे बिठाए बढ़ गई. Companies can apply two broad strategies for improving their productivity. They can take the managerially more difficult route of increasing the total output of the factory workers while maintaining the number of workers. Attrition मत करो, लोगों को मत निकालो, उनकी inefficiency को efficiency में convert करो. अब this may require now increasing the total output while maintaining the number of workers. तो उतने ही workers हैं, अब हम increase करना चाहते हैं. This may be done by adding more machines and technology to supplement the capacity of workers to increase total output. This is a good strategy for capital rich enterprises. मतलब workers उतने ही हैं, workers से ज़्यादा machines ले आओ और आपकी efficiency उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी, आपकी productivity बढ़ जाएगी. ये capital rich लोगों के पास क्यों ज्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि कैपिटल रिच के लोग ही मशीन ज्यादा खरीद पाएंगे. ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉयर्स कैन एनहांस देयर वर्कर स्किल एंड क्रिएट, ये हो गया सेकंड. ऑल्टरनेटिवली उन्हीं वर्कर्स को एक वर्कर्स उनकी स्किल बढ़ाओ और उनका कल्चर ऑफ इम्प्रूवमेंट बना दो, whereby the workers and the managers cooperate with one another. This is called total quality management. यहाँ पे हम ज़्यादा machines नहीं लेकर आ रहे, हम ये workers की ही skill को improve कर रहे हैं. ये total quality management है जो Japanese company ने use की थी ताकि उनका cost of product कम हो और उनकी quality of product बढ़े. The Japanese companies had lifetime employment contracts with their workers. ये सही है कि गलत है, that is your subjectivity, will it work or not. लेकिन यहाँ पे lifetime employment contracts मिलते थे क्योंकि human beings are known as appreciating assets. एक human being को जितना आप सिखाओगे वो उतना करेगा और जितनी देर तक वो same काम करता रहेगा उतना बढ़िया वो काम करना शुरू कर देगा. Human beings are the only appreciating asset an enterprise has, because machine में तो चलो आप algorithm में अगर change लेकर आओगे तो वो machine और भी कर पाएगी, लेकिन inherently machine जिस चीज के लिए बनी है वो वही काम करेगी. एक pulse oximeter सिर्फ आपका pulse देखेगा और oxygen level देखेगा, correct? वो आपका blood pressure नहीं देख सकता, ठीक है? So
they can improve their own abilities. The values of machine and buildings depreciate over time, as an accountant knows. सारी की सारी machines की depreciation होती है. When they are human beings, when treated with respect and are provided the environment to learn, तो वो appreciate करते हैं. इसका मतलब labor laws की बहुत ज़रूरत है. The lazy management strategy क्या है? Hire them when times are good, fire them when the company cannot compete anymore. अगर ऐसे लेबर लॉज हुए कि अच्छा अभी हमारे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चलो बहुत ही सारे लोगों को हायर कर लो, अच्छा अब प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में तो चलो इतने सारे लोगों को निकाल दो, ये तो बहुत जरूरी है, 5 को रख लो, 10 को निकाल दो. तो ये लेजी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है. Government of countries cannot apply this strategy, of course, correct? However, if a country is not productive in terms of GDP per unit of population, its government does not have the luxury of firing citizens. तो ये एडिटोरियल ये कह रहा है कि जब जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन आप देख रहे हो, अगर ये प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो क्या आप इस पॉपुलेशन को जॉब से निकाल पाओगे? कहाँ जाएंगे वो? वेयर विल दे गो? हु विल टेक केयर ऑफ देम? इन डेस्परेशन दे विल ट्राई टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज. जो दूसरी कंट्रीज आर रिलक्टेंट because they will have to provide them with jobs when there are not enough jobs for their own citizens, correct? So for capital scarce and human resource abundant countries जहाँ पे capital machinery कम और human resource ज़्यादा है, such as developing country, the correct ratio of productivity is output per unit capital. That must be the driver of business as well as national strategies. Small is beautiful. Now, what is this idea of small is beautiful? If we define, okay, let's read this. Schumacher, best known for his seminal ideas, small is beautiful, was an economist ahead of his time. He understood where capitalism powered with technology would be heading. In his essay published in 1966, he wrote, if we define the level of technology in terms of equipment cost per workplace, so technology in terms of equipment cost per workplace, तो हम बोलेंगे now he is talking about two countries, country 1, country 2. इसको पढ़ते नहीं है, ये मैं ही आपको बता देती हूँ. अब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आपकी कंट्री में, दैट डिपेंड्स ऑन वर्क. हर एक वर्क प्लेस में उस वर्क प्लेस ने कितनी इक्विपमेंट पे कॉस्ट लगाई है. ये जो रिलेटिवली डेवलपिंग कंट्री है इसने कम कॉस्ट लगाई होगी, लेट्स से एक्स. ये जो C2 है ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, दिस इज लाइक द यूएसए, लेट्स से इसने किया हुआ है 10x, करेक्ट? अब क्या होता है कि ये जो 10x है, ये जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, इसकी वजह से नाउ लेट्स रीड दिस टेक्नोलॉजी इनटू देयर इकोनॉमीज. द करंट अटेम्प्ट ऑफ द developing countries supported by the foreign aid to infiltrate this technology into their economies will eventually kill off their own technology at a rather alarming pace. अब ये जो developed country है, sorry, ये जो डेवलपिंग कंट्री है, इसने डेवलप्ड कंट्री से टेक्नोलॉजी मांगना शुरू कर दिया क्योंकि इसके पास कम टेक्नोलॉजी. ये इंडिया है, मैं ये नहीं कह रही कि ये यूएस, चलो इसको डेवलप्ड बोल देंगे, पॉलिटिकली करेक्ट चीजें ही लिखते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज. तो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री से टेक्नोलॉजी मांग रही है. ये इतना ज़्यादा इसने टेक्नोलॉजी मांग लिया कि ये इंसान कहता है तुम्हारी जो अपनी टेक्नोलॉजी तुमने बनाई थी वो कहीं ओवरशैडो हो गई है और अब तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तुमने ये डेवलप्ड कंट्री से ही सारी की सारी टेक्नोलॉजी ले ली है. Destroying the traditional workplaces of your country at a much faster pace than modern workplaces can be created, and producing a dual economy and with its attendant evils of mass unemployment and mass migration. अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी और वर्क प्लेस ये सब बंद हो रहा है, ये ओवरशैडो हो रहा है, तो यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं और ये अनएम्प्लॉयड लोग या फिर यहाँ रहेंगे या फिर मास माइग्रेशन करेंगे. So that is why small is beautiful, कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करो. This is what one economist says.
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अगर लेबर लॉ सबसे ज्यादा, हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयर के पास आए तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, लीगल अग्रीमेंट हो, वेयर बाय उस एम्प्लॉयर को भी उतना काम मिले जिसके लिए वो पे कर रहा है, और उस एम्प्लॉई को भी उतने बेनिफिट्स मिले जिसके लिए वो काम कर रहा है। अ गुड जॉब implies a contract between workers and society. In return, society and economy must create conditions whereby workers are treated with dignity and can earn adequate incomes. Now, the government must regulate the contracts between those who engage people to do their work, even in the gig economy. Gig economy हम लोग कर चुके हैं, जो कि जिनको अभी हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, जो कि फ्रीलांसर्स होते हैं. Must regulate the contract. So an authority on industrial policy and international trade advocates reforms that will induce firms to employ more numbers of less skilled people. तो एक एक तरीके का एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आप लेस स्किल्ड लोगों को लेकर आओ और आप उनको उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, और वो अप्रिशिएबल एसेट्स हैं, वो आपके कंपनी को या आपके कंट्री को और प्रोडक्टिव बनाएंगे. He says to increase productivity of firms, too often governments subsidize labor repressing capital intensive technologies rather than pushing innovation in socially more beneficial direction to augment rather than replace less skilled workers. सरकारें कभी कभार मशीनों के दाम कम कर देती है, बहुत सारी सब्सिडीज दे देती है ताकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए. इससे क्या होता है, उनके खर्चे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे सरकारों के पास लोग हैं जो लो स्किल्ड हैं, हम उनके ऊपर काम नहीं कर रहे और उनको और स्किल्ड नहीं बना रहे, जिसकी वजह से ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जा रहे हैं और कुछ कुछ लोग मास माइग्रेशन कर रहे हैं. So, lives of migrant workers more precarious. A turbocharged financial globalization has made life very easy for migrant capital while making the lives of migrant workers more precarious. Uh, the so they are trying to say एक मशीन जो आती है कहीं और से और एक इंसान जो आता है किसी और जगह से एक जगह काम करने के लिए, वो मशीन का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, उसकी सिचुएशन थोड़ी बेटर है देन द ह्यूमन बीइंग. And the power to fix the rule of the game has become concentrated with wealthy investors and large MNCs. So basically, this is talking about labor laws and the benefit it can have on our workers. Again, Trump and his Supreme Court, जब इसका रिजल्ट आएगा, we will talk about it. स्टार स्टेटस, ये हम बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन स्टार कैंपेनर है, इतना हमें पता है. एक और पॉइंट हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एक क्लियर प्रिविलेज होती है. लेट्स रीड फ्रॉम हियर. एक क्लियर प्रिविलेज होती है एक स्टार कैंपेनर के पास कि वो जो जो भी खर्चा करेगा अपने कैंपेन में, वो इंक्लूड नहीं होगा इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न. यू मस्ट बी नोइंग, इफ यू डोंट देन यू शुड नो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डिस्क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस भी बताता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर के, और उसमें साथ ही साथ ये भी बताता है कि एक कैंडिडेट को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब कुछ दिनों में, डिपेंडिंग ऑन कौन सी इलेक्शन कौन से हाउस में हो रही है, कुछ दिनों में उसको जाके ईसीआई को अपना पूरा हिसाब दिखाना होता है. उसका एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता. लेकिन स्टार कैंपेनर के पास एक प्रिविलेज होती है कि वो जितना भी खर्चा करना चाहे अपने स्टार कैंपेन के लिए वो कर सकता है, और उसका हिसाब उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है. जिसमें बोलते हैं कि after all, the star status ensures that some leaders can charter helicopters and travel extensively to cover more territories and constituencies without breaching any individual candidate limit, spending limit. Correct? So, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और इसका हिसाब आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्टार कैंपेनर कर रहा है. इवन दो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टैट्यूटरी है, इसके बजाय भी हमें कोई तरीका बनाना चाहिए जो कि प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट में हो, विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर आया फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज बीइंग वीकेंड. फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स, वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस, हमने काफी बार ये सुना है. ज्यादा आपको और नहीं पता, आपको इतना तो पता है कि ज्यादा कमाई सेंटर की होती है
स्टेट के पास कम पैसा होता है, उस कम पैसे से भी वो स्टेट अपनी लोकल बॉडीज को, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज को भी पैसा देता है। हाँ, ये भी राइट है कि जो आपका 14th फाइनेंस कमीशन है उसने ये कहा है कि सेंटर को भी कुछ पैसा अपने फंड से लोकल बॉडीज को देना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो स्टेट है इसकी जो कैपेसिटी ऑफ अर्निंग है वो काफ़ी ही ज़्यादा कम हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा कम क्यों हो चुकी है? सबसे पहली बात तो, अच्छा चलो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। स्टेट नीड रिसोर्सेज टू डिलीवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्पिरेशंस। ऑब्वियसली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए, एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए स्टेट के पास पैसा होना चाहिए। The ability of the states to expand revenue has been constrained since GST regime was adopted. So सबसे पहला आ गया आपका GST regime, क्योंकि प्री GST जो होता था, स्टेट के पास बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते थे जो स्टेट खुद लेवी करता था, खुद कलेक्ट करता था, खुद यूज करता था, अप्रोप्रिएट करता था। उसके टैक्सेस के रेट स्टेट खुद ब खुद बढ़ा सकता था। एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, बट अपने फंड्स को और बड़ा करने के लिए स्टेट के पास इतनी ऑटोनॉमी होती थी, जो कि अब नहीं है। जीएसटी के स्लैब्स बने हुए हैं जिसमें से आधा सेंटर को जाता है, आधा स्टेट को। It has systematically cut the share of states in taxes raised in the union government. फिर सेकंड पॉइंट जो एडिटोरियल पुट आउट कर रहा है वो है 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब 15th फाइनेंस कमीशन से पहले, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, लेट्स राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। सो द फर्स्ट वन दैट वी सेड वाज जीएसटी, करेक्ट। अभी सेकंड बात जो हो रही है वो हो रही है 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। एक सिंपल देखते हैं, दे डिसाइड हाउ मच शुड सेंटर गिव टू स्टेट, ठीक है, टैक्सेस में से जो सेंटर के पास टैक्सेस वगैरह कलेक्ट हुए हैं उसमें से कितना उसको स्टेट को देना चाहिए। यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं है, ये सेंटर के पैसे के बारे में बात हो रही है। ओके, सो हाउ मच शुड सेंटर गिव टू स्टेट्स? 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 100% में से 42% आप स्टेट को देना। आपके 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला अब सेंटर को अपने 100% पैसे में से सिर्फ 41% देना पड़ेगा स्टेट को। कहते ये 1% कहाँ गया? कहते पहले एक स्टेट होता था, स्टेट ऑफ JNK, जिसको अभी इंटरिम पीरियड के लिए हमने यूटी ऑफ JNK रीऑर्गेनाइज करके बना दिया। क्योंकि ये यूटी है तो ये यूनियन के अंदर है, तो इसकी जरूरत नहीं है। So it has systematically cut the share of states in taxes raised by the union government. It has reduced the pool of funds to be shared with the states by shifting taxes to cesses and surcharge. एक और चीज समझिए, तीसरी चीज ये है, टैक्स हैज टू बी शेयर्ड, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है। लेकिन एक चीज होती है टैक्स ऑन टैक्स, इसको बोलते हैं सेस। जैसे कि कृषि कल्याण सेस होता था, जैसे कि काउ सेस होता था, एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब ये जो पैसा जो टैक्स लग रहा है ये ऑलरेडी एक टैक्स के ऊपर लग रहा है, और अगर वो कृषि कल्याण सेस है तो वो सिर्फ कृषि के कल्याण के लिए यूज होगा। एक काउ सेस है तो वो सिर्फ गौशाला बनाने के लिए यूज होगा, या काउस के लिए, उनके बेनिफिट के लिए यूज होगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन से सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में यूज होगा। इसका मतलब ये है कि द सब्जेक्ट मैटर इज प्री डिफाइंड, करेक्ट। एक और चीज होती है टैक्स ऑन टैक्स, ये चीज होती है सरचार्ज। सरचार्ज में वैसे एक एक्सेप्शन है जो कि वेलफेयर सरचार्ज है, जो कि एक्सपोर्ट्स वगैरह में, इंपोर्ट्स में लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज इसका सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड नहीं होता है। ऑल्सो सरचार्ज बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच लोगों को पे करना होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, या फिर सिन गुड्स पे लगता है, सेस हर एक चीज़ पे लगता है। लेकिन अंडर जीएसटी सेस सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ों पे लगता है? सिन गुड्स के ऊपर या लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो
पॉइंट ये है, सेस अगर यूनियन कलेक्ट कर रही है तो उसको वो शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सेंटर सरचार्ज कमा रही है तो वो उसको स्टेट के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। पहले यूनियन बहुत ज्यादा जब टैक्स कमाती थी तो बहुत ज्यादा टैक्स में से स्टेट का बहुत ज्यादा हिस्सा होता था। अब यूनियन ने टैक्स को थोड़ा कम करके सेस को बढ़ा दिया और सरचार्ज को बढ़ा दिया, मतलब उसको कम शेयर करने की जरूरत, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिर्फ यूनियन के पास रहेंगे। नाउ लेट्स रीड इट. It has systematically cut the share of states in taxes raised by the union government. It has reduced the pool of funds to be shared with states by shifting taxes to cesses and surcharge. The year 2014 to 15, actual devolution was 14% less than the Finance Commission's projection. तो ये भी देखा गया है कि फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी इन नेचर है, लेकिन सरकार उसको मानेगी या नहीं मानेगी वो सरकार के फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 2014 टू 15 में ही 14% कम मिला था स्टेट्स को, और बिटवीन 2014 टू 15 and 2019 to 20 states got 7,97,549 crore less, which is a lot. Hence, the government imposes or increases cesses or surcharge instead of taxes, क्योंकि उसको वो डिविजिबल पूल में नहीं आता, उसको वो स्टेट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं. When taxes are replaced with cess and surcharge, in case of petrol and diesel, the consumer pays the same price. तो पेट्रोल और डीजल में ये किया है कि टैक्स कम करके सेस और सरचार्ज बढ़ा दिया. एज अ कस्टमर मैं उतना ही प्राइस दे रही हूँ, लेकिन स्टेट को कम पैसा मिल रहा है क्योंकि सेंटर सिर्फ टैक्स को ही शेयर करेगा. But the union government keeps more of the revenue and reduces the sign of divisible pool. राइट. सो सेस और सरचार्ज 9% से 15% हो चुके हैं, काफी ज्यादा डिफरेंस है. कॉम्पनसेशन हैव बीन पेड फ्रॉम जीएसटी सेस रेवेन्यू. तो ये जो जीएसटी का सेस रेवेन्यू होता है ना, जीएसटी में सेस किसके ऊपर लगता है, वही बात की थी, सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के ऊपर. ये सेस रेवेन्यू में से निकाल के कॉम्पनसेशन दी जा रही है स्टेट को. इसीलिए स्टेट बोल रही है कि हमें ज्यादा पैसा दो, क्योंकि आप ये जीएसटी सेस से निकाल रहे हो. This assured cess revenue within the GST can meet any contingency, मतलब future uncertain event, even act of God. Act of God क्यों बोला, क्योंकि बीच में सेंटर ने बोला था हम स्टेट के साथ पैसा उनको नहीं दे पाएंगे because ये act of God है, COVID. Without burdening the center or the state government, the entire loan can be repaid out of the assured cess revenue that will continue to accrue beyond 2022. तो ये cess तो हमेशा रहेगा ना, कॉम्पनसेशन 2022 तक देनी है सेंटर स्टेट को जो देती है, लेकिन ये जो सेस रेवेन्यू है जीएसटी का वो तो हमेशा रहेगा. स्टेट विल नॉट गेट द रिमेनिंग 1.2 लाख करोड़ दिस ईयर. तो स्टेट्स को कम पैसा मिल रहा है. दिस कट इज बीइंग इम्पोज्ड फॉर नो रीजन. In fact, it flies against the need of the hour. Governments ought to spend money this year to stimulate the demand. तो एडिटोरियल के हिसाब से इस साल स्टेट को कम पैसा मिल रहा है. एडिटोरियल बिलीव्स दैट स्टेट को इस टाइम पे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो सेस या सरचार्ज में से निकाल के दिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे डिमांड को इंक्रीज करना भी बहुत जरूरी है. एंड अब तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम भी होती है. ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट of the cutback in the devolution, the shrinking divisible pool, failure to pay full GST compensation this year, and the fall in central grants. फिर एक और चीज है grants. वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स पढ़ेंगे आप कि कभी कभार हम ग्रांट इन एड दे देते हैं, कभी कभार हम सप्लीमेंट्री ग्रांट दे देते हैं स्टेट्स को. ये भी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट या फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में ही लिखा जाता है. सो the states may experience a fall of 20 to 25% in their revenues. The states are now forced to resort to colossal borrowing. बहुत ज़्यादा borrowing करनी पड़ रही है स्टेट को, जिसकी वजह से स्टेट के बजट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रीपेमेंट तो करना पड़ेगा. What will really be available for development and welfare? तो ये बोला जा रहा है कि जितना पैसा अभी स्टेट को खर्चा करना पड़ रहा है, उसके बाद उसको अपने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तनख्वाह देनी पड़ेगी. इस सब के बाद कितना ही रह जाएगा डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए फॉर अ स्टेट. तो इसीलिए बहुत सारे लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट अपॉन इट, इसलिए स्टेट के फंड में सेंटर को योगदान देना चाहिए. ओके. The systematic weakening of states serves neither federalism nor national interest. Okay, ji. Now we will go on to the next one, page 7.
केरला ऑल्सो हैज़ विड्रॉन जनरल कंसेंट टू CBI. ये बहुत सारी स्टेट्स ये कर रहे हैं. हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र ने भी किया था. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया. सो अगेन डोनाल्ड ट्रम्प एंड जो बिडेन, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी फॉर यू. Indian American, again US politics, a lot of US politics. Okay जी. So ये कहा गया है कि GDP will be higher than the forecast this year, barring a second pandemic wave. Improvement will widen fiscal headroom, the finance minister. तो ये कह रहे हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स अभी तक हमने भी देख लिए हैं कि ये जो PMI है वो भी ऑल टाइम हाई है. GST का भी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इस बार हुआ है. तो इस वजह से कह रहे हैं कि हमने जो फोरकास्ट किया था उससे ज़्यादा GDP होगा फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. Now we will go on to differential licensing will hurt telecoms. So पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि सारे के सारे काम with respect to the generation and the distribution and network maintenance, ये सारे के सारी licensing एक ही हो रही थी और सारे telecoms को सारे काम करने की permission मिल रही थी. अब बात ये है कि डिफरेंशियल लाइसेंसिंग कर रहे हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस दिए जाएंगे, जो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्यूलर ऑपरेटर्स, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, सारे के सारों ने आके बोला है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी अगर हम एक से ज़्यादा काम ना कर पाए. लेट अस हैव द बंडल्ड अप लाइसेंस. सो लेट्स सी इफ दिस एक्चुअली हैपेंस. बाकी यहाँ पे फिर से PMI सिग्नल्स की बात हो रही है. सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच.